दोस्तों स्वागत है इस करंट फोर्स वीडियो में। आपके एग्जामिनेशन के लिए कई सारे टॉपिक्स हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। शुरू करते हैं बिना देर के। और पहला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया, तो इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? टोटल टाइगर की संख्या कितनी है? आंसर होगा 3167। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022। ये रिपोर्ट रही और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसे रिलीज कर रहे हैं। कब रिलीज किया उन्होंने? तो 9 अप्रैल 2023 को, यानी कल ही इसे रिलीज किया गया है इस रिपोर्ट को। और इसी रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या कितनी है? 3167। ओके, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये रिपोर्ट जो है ना, किस उपलक्ष्य में जारी किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो चल रहा है भारत में, उसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उसी उपलक्ष्य में ये रिपोर्ट जारी की गई है। इससे पहले 2018 में जारी की गई थी रिपोर्ट, और 2018 की तुलना में 2022 में 200 संख्या बढ़ गई है बाघों की आबादी में। ठीक है, बाघों की आबादी 200 बढ़ गई है। कब से? 2018 की तुलना में 2022 में। ओके, एक सवाल हो सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू हुआ था? कब हुआ था? 1973 में। ओके, कब? 1973 में। और उस वक्त कितने बाघ बचे थे? उस वक्त मात्र 1800 बाघ बचे थे। ठीक है, हालांकि 2006 में उससे भी कम हो गई थी संख्या, 1411 बचे थे। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो 17 साल में बाघों की आबादी 2.25 गुना बढ़ गई है, उतना मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी ये संख्या इतनी हो गई है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस उसका विजन भी जारी किया है। विजन डॉक्यूमेंट, अमृतकाल का टाइगर विजन उसका नाम रखा गया। और इसमें अगले 25 साल में बाघों के संरक्षण के लक्ष्य रखे गए। और हाँ, एक और बात बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वहाँ भी पहुँचे इस मौके पर। ठीक है, और इस बार जो बाघों की गिनती हुई है वो आधुनिक तरीके से हुई है, कुछ चेंजेज किए गए हैं उसमें, जैसे आधुनिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा जो संरक्षित जगह है उससे बाहर भी अगर कहीं बाघ हैं तो उनको भी गिना गया है। ठीक है, बाघों के अप्रत्यक्ष प्रमाण को भी जोड़ा गया है। इसके तहत यूरिन के बाद पैरों से उगने वाला जो फंगस है उन सबको देखा गया। सैटेलाइट मैपिंग की गई, जियो मैपिंग की गई इस दौरान, और ख़ास तौर के 2 तरह के ऐप का सहारा लिया गया। और ख़ास बात है कि इसमें 1 साल के जो शावक हैं, यानी जो बाघ के बच्चे हैं, उसको भी जोड़ा गया है। इससे पहले क्या होता था कि 18 महीने से ऊपर के जो शावक होते थे केवल उन्हीं की गणना की जाती थी, लेकिन इस बार 1 साल तक के जो बाघ हैं उनको भी जोड़ लिया गया है। ठीक है, 1 साल या उससे अधिक एज के। तो महत्वपूर्ण बात थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी और ऐसा करने वाली वो तीसरी राष्ट्रपति बनी हैं? कौन सा ये फाइटर प्लेन है? लड़ाकू विमान। आंसर होगा सुखोई 30 MKI। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। क्या होगा आंसर? सुखोई 30 MKI। उड़ान कब और कहाँ पर भरी गई? तो असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन। कहाँ पर? असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर 8 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप देख रहे हैं कि रवाना होने से पहले उनके हाथ में हेलमेट है। ठीक है, और इस तरह उड़ान भरने वाली वो तीसरी राष्ट्रपति हैं देश की, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन कौन उड़ान भर चुके हैं? तो आप देख रहे हैं APJ अब्दुल कलाम, कब इन्होंने उड़ान भरी थी? 2006 में। उसका प्रतिभा पाटिल 2009 में, और 2023 में कौन? अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने उड़ान भरी है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब सवाल होगा कि कितनी ऊंचाई पर ये इसने फ्लाइट उड़ी, उसमें बैठी थी। देखिए, ये अकेले नहीं थी, एक तो बात बता दूं, जहाज़ पे पीछे वाला जो एक और सीट था उस पर बैठी थी। आगे पायलट थे, वो उड़ा रहे थे, उनका नाम भी मैं बताता हूँ आपको।
तो अब सवाल है कि कितने ऊंचाई पर उड़ा है, तो समुद्र तल से तकरीबन 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और स्पीड कितनी थी, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। और किसने उड़ाया इस जहाज़ को, सुखोई MKI को, सुखोई 30 MKI को, तो 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया। और उसी में पीछे की तरफ जो सीट थी वहाँ बैठी थी राष्ट्रपति देश की। कितने देर तक ये उड़ान हुई, 30 मिनट तक। और इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी और तेजपुर घाटी सबको कवर किया गया, और लौटते समय हिमालय का दृश्य भी उन्होंने देखा, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये रही। ओके, तो अब बात करते हैं सुखोई 30 MKI की। ये हवा से हवा में और हवा से धरती पर आक्रमण करने में सक्षम है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इंडिया, चाइना, रशिया, वेनेजुएला, मलेशिया, रूस में बना हुआ ये फाइटर जेट है। और इसकी स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर तक की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और हाँ, डेली का मॉक टेस्ट भी होता है, जो डेली का करंट अफेयर्स है उसका मॉक टेस्ट, तो आप सरकारी जॉब में इसका जो ऐप है उस पर जाकर डेली का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वो फ्री है डेली वाला। हालांकि अगर आप वीकली, मंथली और तमाम दूसरे एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है। इसके जरिए मिलता है PDF करंट अफेयर्स का पिछले 1 साल के और अगले 1 साल तक, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ओके। और साथ में मॉक टेस्ट है और टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशन के लिए। अभी SSC CGL का जो एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट हुआ है तो उसके भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। MTS का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। UP PCS एग्जामिनेशन, उसके भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। UPSC, BPSC, तमाम तरह के एग्जामिनेशन के, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। हज़ारों स्टूडेंट इसे ले रहे हैं, बहुत मामूली सी रकम है और डिस्काउंट भी चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहाँ पर संचालित हुई, बोट? आंसर होगा केरल में। तो केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन है, तो उसी ने यानी KSINC, उसी ने सोलर पावर से चलने वाला ये नाव, इसको पर्यटक जहाज़ कहेंगे, तो उसे लॉन्च किया है अप्रैल में। ये फोटोग्राफ है उसका, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सूर्यांशु। क्या नाम है? सूर्यांशु, ओके। तो सूर्यांशु जो है वो 100 पर्यटकों को, यात्रियों को ले जा सकता है, और इसकी लागत लगी है बनाने में 3.95 करोड़ रुपए, ठीक है। ओके, श्रीलंका में एक यार्ड में इसे बनाया गया है। डबल डेक सोलर ये पर्यटक नाव है, ओके। इंपॉर्टेंट बात, केरल में ये शुरू हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? P विजयन, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 9 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है 9 अप्रैल को? क्योंकि इसी दिन 1965 में CRPF की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित जो सरदार पोस्ट है वहाँ पाकिस्तानी सेना को हराया था, खदेड़ दिया था उन्हें, ठीक है। और 34 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और 4 जिंदा पकड़ लिए गए थे। 6 CRPF के जवान शहीद हुए थे। तो वही जो वीरता है ना, वीरता दिवस, वो मनाया जाता है, शौर्य दिवस मनाया जाता है उसी के लिए, ओके। तो CRPF फुल फॉर्म क्या है उसका? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और भारत का ये बड़ा आर्म पुलिस फोर्स है, ओके। इंपॉर्टेंट बात, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल कौन है? सुजय लाल थौसेन। अगला क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? तो आंसर होगा 10 अप्रैल को, ठीक है, आज ही के दिन। और क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि होम्योपैथी दवा पद्धति जो है ना, उसके आविष्कारक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, तो उनका जन्म हुआ था इसी दिन। कब? 10 अप्रैल 1755 को, 1755 में, ठीक है। तो हैनीमैन ने ही होम्योपैथी का आविष्कार किया, होम्योपैथी के बारे में बताया। बहुत सारे टेस्ट उन्होंने खुद ही पर किए थे, और आज होम्योपैथी बहुत सस्ता इलाज भारत में और कई देशों में बहुत ही प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा राज्य को किस क्षेत्र में
बेस्ट पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? अप्रैल में दिया गया। आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ई खरीद के लिए, ई प्रोक्योरमेंट के लिए। किसके लिए? ई प्रोक्योरमेंट के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने ये अवार्ड दिया है अभी हाल ही में, 5 अप्रैल को दिया है। और फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये अवार्ड लिया जा रहा है त्रिपुरा के द्वारा। ठीक है, तो त्रिपुरा के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणजीत सिंघा रॉय, उन्होंने ये अवार्ड लिया। साथ में बिजली विभाग की जो सौभाग्य योजना है वहाँ पर, तो उसको समय पर पूरा किया गया, उसके लिए भी अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात यह है ई प्रोक्योरमेंट क्या होता है। तो ये एक सिस्टम है और इसमें देश के किसी भी हिस्से से विक्रेता जो है ना, वो सरकार को कम लागत में सामान बेच सकते हैं। और एक वेबसाइट है ई प्रोक्योरमेंट के लिए, यानी ई खरीद के लिए, और वहाँ से सामान सरकार खरीदती है। ओके, तो बात हो रही है त्रिपुरा की। त्रिपुरा मैप में यहाँ पर रहा, आप देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में। उसके मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह। क्या नाम है? माणिक शाह। राजधानी अगरतला है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में किन मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? कौन से? आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी सिकंदराबाद तिरुपति और चेन्नई कोयम्बटूर। ठीक है, न्यूज़ भी यहाँ पर रहा आपके लिए। तो दोनों जगहों से, मतलब दोनों रूट के लिए ये हरी झंडी दिखाई 8 अप्रैल 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस, उसके बारे में आप जानते हैं, पहली बार 2019 में इसको लॉन्च किया गया था दिल्ली और वाराणसी के बीच में। ठीक है, उसके बाद से बहुत सारी ट्रेनें लॉन्च हो चुकी हैं और 400 ट्रेनें वंदे भारत वो लॉन्च होनी है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग अप्रैल 2023 की, उसमें भारत के रैंक क्या है? आंसर होगा 101। ठीक है, क्या है? 101। लेकिन फिर भी हमने पिछले रैंकिंग की तुलना में 5 पॉइंट जो है ना, 5 प्लेस वो बेहतर किया है। इससे पहले जो रैंकिंग थी, कब आई थी? दिसंबर 2022 में, उसमें इंडिया की रैंकिंग 106 थी। और अभी अप्रैल 2023 में जो रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया की रैंकिंग 101 है। ओके, और अगर हम एशियाई देशों में कहेंगे तो उसमें 19वां स्थान है एशियाई देशों में। ओके, तो टॉप 5 कंट्री फीफा के लिए वो देखिए, नंबर 1 अर्जेंटीना है, सेकंड पे फ्रांस, थर्ड पे ब्राज़ील, फोर्थ पे बेल्जियम है, फिफ्थ पे इंग्लैंड है, और इंडिया 101 पोजीशन पे अभी है। ठीक है, तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं इसके जियोनी इन्फेंटिनो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीफा वर्ल्ड वुमेन रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत का स्थान क्या है लेटेस्ट जो रैंकिंग उसमें? आंसर होगा 61। ठीक है, 61 रैंक है। हालांकि ये वाली जो रिपोर्ट है, ये रैंकिंग वो मार्च 2023 में जारी हुई है, और मेंस वाली वो अप्रैल 2023 में जारी हुई। ठीक है, तो इस रैंकिंग में वुमेन्स में नंबर 1 पोजीशन अमेरिका की जो वुमेन्स टीम है उसका है, और इंडिया का स्थान है 61। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस कमेटी की सिफारिश पर पीएनजी और सीएनजी के नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को लागू किया है? किसकी अध्यक्षता में वो समिति थी? आंसर होगा किरीट पारिख। ठीक है, क्या नाम है? किरीट पारिख। और न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू के बिजनेस लाइन में कि केंद्र सरकार की जो कैबिनेट है उसने अभी अप्रैल में ये प्राकृतिक गैस पर किरीट पारिख की समिति की सिफारिश को लागू किया है। उसके कुछ अंश को लागू किया, पूरी रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। तो उसमें यह है कि पीएनजी और सीएनजी की जो कीमतें हैं उसमें कुछ कमी आएंगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो कोल्ड फील्ड है उससे निकाले जाने वाली जो गैस है, नेचुरल गैस है, तो उसकी कीमत 6 महीने पर तय होती थी, लेकिन अब हर महीने तय होगी। उससे ये होगा कि कीमतों में जो उतार चढ़ाव है तो उसका फ़ायदा और नुकसान वो भी दोनों ग्राहकों को होगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट डाउन है, लेकिन चूंकि 6 महीने के लिए इंडिया ने पहले ही तय किया हुआ है, सरकार ने पहले ही तय किया हुआ है कि इस दर पर बिकेगा, तो उसकी वजह से क्या होता था कि उसका रेट डाउन नहीं होता था। ठीक
ठीक है। कई बार ऐसा तो उसका फ़ायदा ग्राहकों को नहीं होता था। कई बार ऐसा भी होता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए, लेकिन वो चूँकि 6 मंथ तक पुराना जो प्राइस है वो लागू होना रहना था, तो इसलिए वो फ़ायदा कंपनियों को भी नहीं मिल पाता था। तो ये एक अब मंथली कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक ही अपील है, ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाएगा। और हाँ, पसंद आ रहा हो वीडियो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा तमाम मित्रों को। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को सुबह 7 बजे।